बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था डी इवेपोरेशन। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन के हीट की वजह से चीजों का फैलाव। मोस्ट ऑफ सब्सटेंस सच एज solid, liquid and gas expand on heating and contract on cooling। बहुत से सब्सटेंस आपके पास ऐसा होते हैं जो कि गर्म करने से फैलते हैं और ठंडा करने से सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। Their thermal expansion and contraction are usually small and are not notable। बहुत से सब्सटेंस आपके पास ऐसा होते हैं जब आप उनको गर्म करते हो तो गर्म करने से वो फैलते हैं और हमें आम आंख से साफ दिखाई दे रहे होते हैं, या उन्हें ठंडा करते हो वो सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें आम आंख से वो वाजिया नजर आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस आपके पास ऐसा होते हैं कि जिनकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन बहुत स्मॉल होती है और हम उसको नोट नहीं करते, लेकिन वो भी सब्सटेंस आपके गर्म करने से फैलते और सिकुड़ते हैं। अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो तो वो फैलता क्यों है? आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये मॉलिक्यूल और एटम से मिलके बने हैं। जब हम एक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल आपके कंटिन्यूसली वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म करते हैं, और जब भी कोई चीज आपकी मूव कर रही होती है और उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसी तरह से जब आपके पास मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो आपके पास वाइब्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? वो बेसिकली उसकी हीट पे डिपेंड कर रही होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो जो उसकी मूवमेंट है मॉलिक्यूल की, जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा तेज होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी वाइब्रेशन भी कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। द मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड एट हाई टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर। जो आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड होते हैं हाई टेम्परेचर पे ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और जबकि लो टेम्परेचर पे उनका एम्पलीट्यूड भी कम होता है और उनकी वाइब्रेशन भी कम होती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट का अपनी मीन पोजीशन से वो जितनी दूर तक जाता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो वाइब्रेशन भी क्या थी? मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट का हरकत करने को हम वाइब्रेशन कहते हैं। जितना वो मीन पोजीशन से दूर जाएगा उतना उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। दस ऑन हीटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे होते हो तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन उसकी इंक्रीज होती है, उस एटम की और उस मॉलिक्यूल की, क्योंकि आप उसे हीट दे रहे हो। जब आप उसको हीट दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू होंगे। जब वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। देयर पुश वन अनदर further away as their amplitude of vibration increase। जब उसका amplitude of vibration increase करता है, जब हम उसे हीट कर रहे होते हैं तो उसका amplitude of vibration increase करता है तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुश करते हैं। तो जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुश करते हैं उस दौरान जो आपके पास वो सब्सटेंस होता है वो फैलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से कोई भी चीज, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब हम उसे गर्म करते हैं तो गर्म करने से वो फैल रही होती है, एक्सपैंड होती है। अब हम देखते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड क्या होती है। कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे होते हैं तो गर्म करने से उस ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो रही होती है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड देयर एक्सपेंशन इज नियरली यूनिफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कि ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि जब आप एक सॉलिड को
हीट प्रोवाइड करते हो, ज़्यादा अमाउंट में उसको हीट प्रोवाइड करते हो, तो वो जो सॉलिड है एक्सपैंड होता है, और जो उसकी एक्सपेंशन है वो नियरली अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म से मुराद है वो इक्वली एक्सपैंड हो रहा होता है हर तरफ से। कंसिडर अ मेटल रोड ऑफ लेंथ L नोट एट सर्टेन टेम्परेचर T नोट। वो कहता है कि अगर आप कंसीडर करते हो आपके पास एक मेटल रोड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L नोट है। L नोट से मतलब ये है कि ओरिजिनल लेंथ, और उसका जो टेम्परेचर है T नोट मतलब ओरिजिनल टेम्परेचर, कि आपने एक ऑब्जेक्ट, मेटल के ऑब्जेक्ट को नॉर्मल कंडीशन पे रखा हुआ है, उसकी नॉर्मल कंडीशन पे जो लेंथ होगी वो L नोट और उसका जो टेम्परेचर होगा वो T नोट होगा। जब आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो हीट प्रोवाइड करने से उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेट इट्स लेंथ ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर T बिकम L, कि जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो टेम्परेचर T होगा, कुछ भी हो सकता है वो टेम्परेचर। पहले जो ओरिजिनल टेम्परेचर था T नोट था, तो हीट प्रोवाइड करने के बाद जिस टेम्परेचर पे उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है वो टेम्परेचर T, और उसकी जो लेंथ इंक्रीज हो गई है वो L है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोड डेल्टा L इक्वल टू L माइनस L नोट। डेल्टा L, ये जो ट्राइंगल का सिंबल है इसको हम डेल्टा कहते हैं, ये चेंज इन लेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन लेंथ आपके पास इक्वल है L माइनस L नोट। जितनी उसकी लेंथ चेंज हुई है उसमें से मैं अगर ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग लेंथ आ जाएगी कि इतनी लेंथ उस ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हुई है जब हमने उसको टेम्परेचर दिया। इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल टी इक्वल टू टी माइनस टी नोट। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, कि जब उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई हमने उसका टेम्परेचर नोट किया और ओरिजिनल टेम्परेचर से उसको माइनस कर लिया, तो मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया कि इतना उसका टेम्परेचर चेंज हुआ था, फिर उसकी लेंथ चेंज हुई है। इट इज फाउंड दैट change in length del L of a solid is directly proportional to its original length L naught and the change in temperature del T। ये चीज ऑब्जर्व की गई, तो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड कर रही है उसकी ओरिजिनल लेंथ पे। जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी ही उसका चेंज होगा। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर का, आप उसको इंक्रीज करते हो और उसकी लेंथ जो इंक्रीज होती है वो 4 मीटर हो जाती है। और अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर का है तो आप उसकी लेंथ को इंक्रीज करोगे। इंक्रीज कैसे करोगे? जब आप उसको टेम्परेचर दोगे। तो जब आप उसको टेम्परेचर दोगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ओरिजिनल लेंथ उसकी 10 मीटर थी और इंक्रीज होने के बाद उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर हो गई है। एक ऑब्जेक्ट की जो लेंथ थी 2 मीटर थी, वो ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपैंड हुआ है वो 4 मीटर तक हुआ है। और एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ 10 मीटर थी और वो एक्सपैंड 20 मीटर तक हुआ है। तो मतलब कि जो चेंज इन लेंथ है वो उसके ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड कर रही होती है। और उसके बाद कहता है कि चेंज इन लेंथ उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा उसकी लेंथ भी चेंज होगी। तो इट्स मीन कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी ओरिजिनल लेंथ के और टेम्परेचर के। मैथमेटिकल फॉर्म पे अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? चेंज इन लेंथ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। और आपको पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को खत्म करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लाजमी आता है और इक्वल का साइन आएगा। तो चेंज इन लेंथ इक्वल है अल्फा एल नोट डेल टी। अल्फा आपके पास एक कांस्टेंट है जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देखो कि चेंज इन लेंथ किसके इक्वल थी? चेंज इन लेंथ इक्वल थी L माइनस एल नोट इक्वल है अल्फा एल नोट डेल टी। अब L नोट यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो L इक्वल टू अल्फा एल नोट डेल टी प्लस L नोट। अब देखो यहाँ पे L नोट सेम है तो मैं L नोट को कॉमन निकाल लूंगा। L इक्वल है L नोट अल्फा डेल टी प्लस 1। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, अगर आपके पास एक सॉलिड है उसको आप टेम्परेचर देते हो, उसको आप हीट प्रोवाइड करते हो और उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो और उसमें +1 कर दो
और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन लेंथ आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लिखा है अल्फा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अल्फा जो है, वेयर अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस, कि जो अल्फा है वो एक कांस्टेंट है जो कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को शो करता है। अगर मुझे सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी, अब देखो मुझे अगर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये अल्फा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आके क्या होंगे? डिवाइड होंगे। जब ये दूसरी तरफ आके डिवाइड होंगे तो अल्फा आपके पास इक्वल आएगा अल्फा इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल टी। अब यहां पे देखो, अगर मैं अल्फा का यूनिट देखूं तो चेंज इन लेंथ का तो यूनिट मीटर ही रहेगा, चाहे वो चेंज इन लेंथ हो चाहे वो ओरिजिनल लेंथ हो। तो चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर, ओरिजिनल लेंथ का यूनिट भी मीटर, मीटर से कट गया तो टेम्परेचर का क्या यूनिट होगा? मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में हम टेम्परेचर के यूनिट केल्विन लेते हैं, तो यहां पे भी तो टेम्परेचर का यूनिट होगा केल्विन होगा। तो अल्फा का फिर क्या यूनिट हुआ? 1/केल्विन, मतलब पर Kelvin. We can define the coefficient of linear expansion alpha of a substance as that friction increase in its length per Kelvin rise in temperature. और अगर मैं अब अल्फा की डेफिनेशन देखूं तो वो क्या है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो फ्रिक्शनली इंक्रीज होगी, थोड़ी सी इंक्रीज होगी अगर मैं पर केल्विन टेम्परेचर उसका इंक्रीज करूंगा। तो मतलब मैं थोड़ी से भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ लीनियरली एक्सपेंड कर रही है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि अगर आप एक ऑब्जेक्ट की बात करते हो या एक सब्सटेंस की बात करते हो, उसकी सिर्फ लेंथ चेंज नहीं होती, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें इंक्रीज हो रही होंगी। आप जिस सब्सटेंस को टेम्परेचर दे रहे हो वो वॉल्यूमेटिकली भी इंक्रीज करेगा। तो जब वो वॉल्यूमेटिकली इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड इट्स कॉल्ड द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी सॉलिड को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होता है, उसे हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन कह देते हैं। कंसीडर अ सॉलिड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V नॉट एट सर्टेन टेम्परेचर T नॉट, कि यहाँ पे भी सेम टू सेम वही कैलकुलेशन करेंगे। पीछे में हमने लेंथ को डिस्कस किया था, यहाँ पे हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है कि इनिशियल उसका जो वॉल्यूम V नॉट है और उसका जो सर्टेन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम V नॉट है उसका जो टेम्परेचर होगा T नॉट होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड ओरिजिनल टेम्परेचर। ऑन हीटिंग द सॉलिड अ टेम्परेचर T लेट्स इस वॉल्यूम बिकम V, कि जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो और उसका टेम्परेचर चेंज होता है T नॉट से T होता है और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V नॉट से V हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड डेल V इक्वल टू V माइनस V नॉट, चेंज इन टेम्परेचर del T equal to T minus T naught. Like linear thermal expansion, the change in volume del V is found to be directly proportional to its original volume V naught and the change in temperature del T. कि जैसा कि हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में भी डिस्कस किया था कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को या एक सब्सटेंस को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो उसकी जो लेंथ चेंज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी उसकी ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि जो उसका चेंज इन वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के और चेंज इन टेम्परेचर के। और अगर मैं इसको भी मैथमेटिकली लिखूं तो डेल V आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V नॉट डेल T के, और यहाँ पे भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करूंगा तो इक्वल का सिंबल आएगा, तो डेल V इक्वल टू बीटा V नॉट डेल T, उसके साथ साथ कांस्टेंट भी आएगा और यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो बीटा है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में जो हमने कांस्टेंट यूज किया था वो अल्फा था, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में जो हमने कांस्टेंट यूज किया है वो बीटा है। अब यहाँ पे भी V माइनस V नोट इक्वल है बीटा V नोट डेल T, V नोट इधर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ आके क्या होगा? प्लस होगा, तो V इक्वल टू बीटा V नोट डेल T प्लस V, तो V आपके पास इक्वल आ गया V नोट बीटा डेल T प्लस 1। तो फाइनल इक्वेशन आ गई कि जितना उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है उसकी फाइनल इक्वेशन ये होगी।
अब यहाँ पे भी जो बीटा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बीटा आपको शो करता है वेयर बीटा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अल्फा क्या था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन था, और बीटा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन को शो करता है। और अगर मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करूं तो बीटा आपके पास इक्वल होगा डेल वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल टी के। अगर मैं यहाँ पे भी बीटा का यूनिट देखूं तो बीटा का यूनिट यहाँ पे भी पर केल्विन ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब से कैंसिल हो गया, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो बीटा का यूनिट भी क्या होगा, पर केल्विन। वी कैन डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा एज द फ्रिक्शन चेंज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ अगर मैं बीटा की यहाँ पे भी डेफिनेशन करूं तो ये क्या शो करती है कि अब फ्रिक्शन चेंज इन वॉल्यूम, कि उसका थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होगा अगर आप उसको पर केल्विन टेम्परेचर उसका इंक्रीज करोगे, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में रिलेशन क्या है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन आर रिलेट बाय द इक्वेशन, कि उसको हम एक इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे, देखो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में क्या था, सिर्फ उसकी एक साइड की लेंथ इंक्रीज हो रही थी, जबकि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में क्या है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट, मतलब 3 लेंथ उसकी चेंज हो रही हैं। तो अगर 3 लेंथ उसकी चेंज हो रही है वॉल्यूम में, तो लीनियर में उसकी एक लेंथ चेंज हो रही है, तो बीटा आपके पास इक्वल होगा 3 अल्फा के। कि जब आप अल्फा को लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बीटा आ जाएगा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।